हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पैर अकेडमी। अपनी करंट अफेयर की क्लास में फिर से स्वागत है आप सबका। ये देखो, अपना टारगेटेड आरएस प्री प्लस मेंस का जो बैच है वो कल से स्टार्ट हो गया है, तो आप इसको ज्वाइन कीजिए। यहाँ आपको प्रीलिम्स और जो मेंस है उसकी कंबाइंड जो तैयारी है वो करवाई जा रही है। ये स्टार्ट हुआ है कल से, तो अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप ऑफिस आ सकते हैं, ठीक है। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, जिसमें पहला सवाल अपना है डिजी फेस्ट जॉब फेयर 2022 का आयोजन निम्न में से कहाँ किया जाएगा। जाएगा नहीं, ये हो गया है अभी। तो इसकी शुरुआत कहाँ से हुई है? जयपुर, जोधपुर, बीकानेर या कोटा? तो इसका राइट आंसर है अपना जोधपुर। अब आपको पता होना चाहिए डिजी फेस्ट जो जॉब फेयर चला है वो क्या है। ये राजस्थान सरकार अभी क्या है, इसकी स्टार्टिंग की है जोधपुर से, जिसके अंतर्गत जितने भी कोई कंपनीज है अगर वो आना चाह रही है तो वो एक फेयर लगा हुआ है जिसमें नई स्टार्टअप जो कंपनियां हैं वो आ रही है, और जो कैंडिडेट्स उसमें इच्छुक हैं वो अपना रजिस्ट्रेशन उसमें करवा रहे हैं, तो वहाँ से उनको पैकेज है, उन जॉब है वो मिल रही है। तो इस नाम से पता चला है कि जो डिजिटल फेस्ट चल रहा है जो फेयर 2022, इसकी शुरुआत हुई है जोधपुर से, पर राज्य सरकार ने ये डिसीजन लिया है कि अब हर जिले में ये जो डिजिटल फेस्ट जो फेयर है ये आयोजित करवाया जाएगा। क्लियर। अगला सवाल क्या है, हाल ही में किसे भारत के 22वें विधि आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। जो अपना लो कमीशन है वो 22वां है, उसका अध्यक्ष निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? ऋतुराज अवस्थी, आपका सेकंड ऑप्शन है मुकुल रोहतगी, और तीसरा है आपका कमल किशोर, और चौथा आपका है सरमन श्रेय। तो इसका राइट आंसर है ऋतुराज अवस्थी। जो ऋतुराज अवस्थी है वो 22वां लो कमीशन बना है, उनके नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए। अब ये लो कमीशन क्या है, कौन अपॉइंटमेंट करता है वो देखते हैं। उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश ऋतुराज अवस्थी को वर्ष 2022 में जो गठित हुआ है भारत का 22वां विधि आयोग, उसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। एक तो आपको क्या याद रखना है, कौन सा आयोग है ये जो लो कमीशन है ये 22वां लो कमीशन है, उसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया किसको? ऋतुराज अवस्थी को। भारत सरकार द्वारा गठित, अब लो कमीशन क्या है, एक गैर सांविधिक निकाय है और भारत सरकार के द्वारा इसका गठन किया जाता है। स्वतंत्र भारत का अगर पहला विधि आयोग आपसे पूछ ले तो वो गठित हुआ था 1955 में, 3 साल के कार्यकाल के लिए स्थापित किया गया था। और पहला विधि आयोग वर्ष, और उससे पहले ये तो था अपना जो भारत स्वतंत्र हो गया था उसके बाद जो लो कमीशन आया था उसका गठन कब हुआ था? 1955 में हुआ था। पर उससे पहले अगर बात की कि ये लो कमीशन कहाँ से चली है, तो ये जो ब्रिटिश सरकार थी जब से था वर्ष 1834 में, ब्रिटिश राज्यकाल के दौरान 1833 के जो चार्टर अधिनियम आया था उसमें बात की थी कि एक लो कमीशन बनाया जाएगा, और उसकी अध्यक्षता किसने की थी? लॉर्ड मैकाले ने की थी। अब आपके हिस्ट्री से रिलेटेड अगर कुछ सवाल आते हैं तो आपका क्या आता है कि निम्न में किस अधिनियम के तहत, चार्टर एक्ट हम पढ़ते हैं है ना, जो 33 का चार्टर एक्ट है, 1919 का, 35 का है ना, 1892 का, 1833 का, 13 का चार्टर एक्ट जो पढ़ते हैं उसमें यह सवाल आता है कि निम्न में से कौन सा चार्टर एक्ट था या कौन सा अधिनियम का था जिसके तहत लो कमीशन यानी विधि आयोग है उसकी स्थापना की जाएगी। इसका जो प्रावधान किया गया था तो किसके तहत किया गया था? तो वो था 1833 के चार्टर एक्ट के थ्रू। और इस 1833 के चार्टर एक्ट के थ्रू ये बात बोली गई जब 1834 में भारत में एक विधि आयोग है उसकी स्थापना की गई थी। उसमें आपने कौन थे गवर्नर जनरल होते थे वो ब्रिटिश काल में, वो थे लॉर्ड विलियम बेंटिक थे है ना। उसके काल में 1834 में अपना एक विधि आयोग बना जिसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? लॉर्ड मैकाले के द्वारा। ये हो गया आपका हिस्ट्री का सवाल। अगर ये पूछ ले कि स्वतंत्र भारत का पहला विधि आयोग कब बना था, तो ये था अपना 1955 में बना था। इसका कार्यकाल होता है 3 साल का कार्यकाल होता है, भारत सरकार के द्वारा इसका अपॉइंटमेंट किया जाता है। ये गैर सांविधिक निकाय है। और वर्तमान में कौन सा विधि आयोग बना है? 22वां विधि आयोग है, उसका गठन किया गया है। किसकी अध्यक्षता में किया गया है? तो ऋतुराज जो अवस्थी है उसकी अध्यक्षता में इसका गठन किया गया है। क्लियर। अगला सवाल है चेस इन स्कूल कार्यक्रम। ये राज्य सरकार का एक कार्यक्रम है अपना प्रदेश का। चेस इन स्कूल कार्यक्रम का शुभारंभ निम्न में से कहाँ से किया गया है? इस पैटर्न के सवाल आते हैं तो आपको ध्यान रखना है चेस इन स्कूल कार्यक्रम। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कार्यक्रम है क्या। जैसे नो बैग डे नहीं बनाते क्या, अब राज्य सरकार ने ये बोला कि अगर स्कूली शिक्षा है तो अगर बच्चा कोई पढ़ रहा है तो शिक्षा के साथ साथ अदर एक्टिविटीज हैं, खेल है, उनमें भी उनका इंटरेस्ट बना रहे, तो इसके लिए नो बैग डे बनाया जाता है सैटरडे को, जिसके थ्रू क्या है बच्चों को अदर एक्टिविटी
एक्टिविटीज़ है उनमें उनको इन्वॉल्वमेंट बढ़ाया जाता है। अब इसी तरह ये बोला कि चेस इन स्कूल कार्यक्रम जो बैक डे होता है, नो बैक डे, उसी में क्या किया कि ये चेस इन स्कूल कार्यक्रम भी शुरू किया जाए हम, ताकि शतरंज से क्या है उससे बच्चों का मानसिक विकास होगा। तो उसको ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने ये चेस इन स्कूल कार्यक्रम शुरू किया है। इसके तहत आगे जो चेस में जो बच्चे होंगे वो राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फिर अपना प्रदर्शन है उसमें प्रदर्शन करेंगे। तो एक तरीके से जो प्रतिभा है उनको सामने लाकर लाया जा रहा है और बच्चों का मानसिक विकास हो इस पर ध्यान दिया जा रहा है। तो इसका शुभारंभ कहाँ से हुआ है? जोधपुर या अपना बीकानेर जिला, जयपुर या कोटा। तो इसका राइट आंसर है बीकानेर। बीकानेर से चेस इन स्कूल कार्यक्रम है उसका शुभारंभ किया गया है। क्लियर? अगला क्या है? मचकुंड तीर्थ स्थल है ना। मचकुंड तीर्थ स्थल निम्न में कहाँ स्थित है? सवाई माधोपुर, धौलपुर, भरतपुर या अलवर। तो इसका राइट आंसर होगा अपना धौलपुर। मचकुंड तीर्थ स्थल धौलपुर। अब ये बोल ली कि आप पर्यटन है, आपका प्रीलिम्स में भी पर्यटन है वाला टॉपिक है, तो ये थोड़ा ना है कि कोई बाहर से आपके लिए चीज़ें आ रही है। अब मचकुंड तीर्थ स्थल है, इसके जीर्णोद्धार के लिए राज्य सरकार ने अभी बजट की घोषणा की है कि इसको वापस से इसकी मरम्मत वगैरह कार्य जो करवाए जाएंगे, पुनरुद्धार करवाया जाएगा। तो ये क्या हुआ? मचकुंड तीर्थ स्थल आपका चर्चा में आ गया। तो मचकुंड तीर्थ कहाँ पर स्थित है? तो हमको पता होना चाहिए कि ये धौलपुर जिला है उसमें स्थित है मचकुंड तीर्थ स्थल। क्लियर? अगला है लवलीना बोरगोहाई, स्वीटी बोरा और अल्फिया पठान आदि खिलाड़ियों का संबंध निम्न में से किस खेल से है? आपको पता होना चाहिए लवलीना है, स्वीटी है या अल्फिया है, इनका संबंध किस खेल से है? तो ये देखते हैं मुक्केबाजी से या फुटबॉल, कुश्ती या बैडमिंटन। तो ये सब जो मैंने आपको नाम बताई है ये मुक्केबाजी की प्रसिद्ध खिलाड़ी है लवलीना, स्वीटी बोरा, अल्फिया पठान। अभी हाल ही में क्या हुआ? एशियन मुक्केबाजी चैंपियनशिप हुई थी, तो इन सब खिलाड़ियों ने क्या किया था? गोल्ड मेडल जीता था। अब चर्चा में आ गए तो आपको एक वन लाइनर सवाल में मैंने सब बता दिया क्योंकि सब ने गोल्ड मेडल जीता है। अगर आपके सवाल ये भी आ सकता है कि जैसे लवलीना बोरगोहाई है उसका संबंध निम्न में से किस खेल से है, तो हमें पता होना चाहिए कि मुक्केबाजी की प्रसिद्ध खिलाड़ी है। तो लवलीना, स्वीटी बोरा और अल्फिया पठान का संबंध किससे है? मुक्केबाजी से। क्लियर? अभी एशियन चैंपियनशिप हुई थी मुक्केबाजी चैंपियनशिप, इसमें स्वर्ण पदक भी प्राप्त किया था। भारत में पहला नगर निगम निम्न में से कहाँ स्थापित किया गया था? ये पुराना सवाल है कि भारत में नगर निगम भारत में जो संस्था है वो भी चर्चा में है। तो इस वजह से फिर से आपके सवाल क्या हो सकता है कि भारत का पहला नगर निगम है वो कहाँ स्थापित किया गया था? तो वो कलकत्ता में, मद्रास में, बॉम्बे में या दिल्ली में। तो आज की डेट में याद कर लो दोस्तों, अपना मद्रास में तो नगर निगम था, वो भारत का पहला नगर निगम था। भारत का पहला नगर निगम था। ये सवाल एक बार आपके यूपीएससी में भी आया था, आपके भी आ सकता है, तो आप ध्यान रखना क्योंकि ये नगर निगम से संबंधित एक रिपोर्ट थी, वित्तीय रिपोर्ट, वो जारी की गई थी। तो इस वजह से ये नगर निगम संस्थाएं ये चर्चा में रही है। तो भारत का पहला नगर निगम कौन सा था आपको नॉलेज होना चाहिए। तो ये मद्रास में था, वो भारत का पहला नगर निगम था। अब नगर निगम क्या है संस्था, वो सब हम डिस्कस करते हैं। तो भारत में नगर निगम कहाँ होती है? 10 लाख से अधिक लोगों की आबादी वाले किसी भी महानगर या शहर के विकास के लिए जिम्मेदार एक शहरी स्थानीय निकाय है। आपको पता होगा जैसे ग्रामीण क्षेत्र में पंचायती राज पढ़ते हैं तो वहाँ भी त्रिस्तरीय व्यवस्था है, अपनी ग्राम पंचायत होती है अब रूट लेवल पे, उसके बाद आपके मध्यम स्तर पर देखते हैं तो पंचायत समिति होती है, जिला स्तर पर जिला परिषद होती है ना। वैसे ही अगर कोई शहरी स्थानीय निकाय में देखें तो वो भी त्रिस्तरीय व्यवस्था है आपकी, नगर पालिका होती है, नगर परिषद होती है और फिर क्या होता है आपका नगर निगम होता है। सेम उसी की बात हो रही है नगर निगम की। वो क्या होती है 10 लाख से अधिक लोगों की अगर आबादी होती है, जहाँ जैसे जयपुर है 10 लाख से अधिक है तो वहाँ क्या हो गया अपना नगर निगम हो गया। 7 नगर निगम है जैसे। तो राज्यों में नगर निगमों की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? राज्य विधानसभाओं के अधिनियमों द्वारा। राज्य विधानसभा देखती है कि 10 लाख से अधिक आबादी वाला कौन सा महानगर या शहर है तो वहाँ एक नगर निगम बना दिया जाता है। तथा केंद्र शासित प्रदेशों में किसके द्वारा? वो तो संसद है, तो वहाँ संसद के अधिनियमों के तहत क्या होता है नगर निगम है उसका गठन किया जाता है। तो आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि नगर निगम है उनकी स्थापना किसके द्वारा की जाती है? तो राज्य विधानसभा, केंद्रीय विधानसभा है ना। तो आपको पता होना चाहिए कि राज्य विधानसभा के द्वारा की जाती है, संबंधित राज्य की विधानसभा के द्वारा नगर निगम है। जैसे राज्य सरकार है अपना, तो हम राजस्थान सरकार, तो राजस्थान सरकार यानी राज्य विधानसभा अपनी, उनके द्वारा ये डिसाइड किया जाएगा कि किस क्षेत्र या महानगर शहर है उसकी पॉपुलेशन कितनी है, उसके आधार पर नगर निगम है उसका गठन कर दिया जाए। और अगर केंद्र शासित प्रदेश की बात की जाए तो वहाँ नगर निगम की किसके अधिनियम के द्वारा? संसद के अधिनियम के माध्यम से वहाँ नगर निगम की स्थापना
की जाती है। अगर बात की जाए भारत में, तो भारत का पहला नगर निगम कब हुआ था? अब ये तो सवाल में मैंने पूछ लिया कौन सा था, तो ये था मद्रास में, है ना। याद कर लिया हमने कि भारत का पहला नगर निगम कहाँ कहाँ स्थापित किया गया था, तो वो था मद्रास में। अब कब स्थापित किया गया था, तो ये भी सवाल आता है आपका, तो आप याद रखना ब्रिटिश शासन था उसी दौरान 1688 ईस्वी में मद्रास में भारत के पहले नगर निगम में उसकी स्थापना कर दी गई थी। उसके बाद देखें तो ये याद करने की जरूरत नहीं, बॉम्बे में आ गया था और कलकत्ता में था अपना, वहाँ नगर निगम स्थापित हो गए थे। तो आपको याद रखना है 1688 में मद्रास में भारत का पहला नगर निगम है वो स्थापित किया गया था। और नगर निगम क्या होता है? शहरी जो स्थानीय स्वशासन इकाई है उसका ये एक भाग होता है जहाँ कोई भी शहर या महानगर जो 10 लाख से अधिक आबादी का है, तो वहाँ संबंधित राज्य सरकार है या राज्य विधानसभा है उसके द्वारा नगर निगम की स्थापना की जाती है अधिनियम के माध्यम से। और अगर केंद्र शासित कोई प्रदेश है तो वहाँ संसद के माध्यम से, अधिनियम के माध्यम से नगर निगम की स्थापना होती है। क्लियर? अगर संविधान में बात करें तो 74वां संविधान संशोधन हुआ था। हम देखते हैं जो 73 है अमेंडमेंट, वो किससे रिलेटेड है? वो अपना ग्रामीण स्थानीय स्वशासन से संबंधित है ना। और 74 है वो शहरी स्थानीय स्वशासन है। तो 74वां संविधान संशोधन हुआ था 1994 में। याद रखना 1994 से संविधान में एक नया भाग जोड़ा गया था। वो भाग क्या था? 9A था, सम्मिलित किया गया जो नगरीय स्वशासन से संबंधित है। अब आपको पता होगा मैंने अभी आपको बताया जिसमें आपको आपका भाग जोड़ा और बात की जाए अनुसूची बात की जाए तो वो जोड़ी गई थी 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, 10 नहीं 11वीं, है ना। ये हो गया अपना भाग ही और अनुसूची 11। इसके तहत पंचायती राज की व्यवस्था की गई थी जिसमें त्रिस्तरीय पंचायती राज, ग्राम पंचायत, अपनी पंचायत समिति और अपना जिला स्तर पर जिला परिषद। सेम ये स्थानीय तो उसके लिए आ गया अपना 74वां संविधान संशोधन। ये आया था 1994 में। इसके तहत फिर भाग 9 तो हो गया पंचायती राज से, तो शहर के लिए भी तो व्यवस्था की जाए, तो उसको इसके लिए भाग जोड़ दिया आपका 9A। अब ये सवाल आपका RS प्रीलिम्स में आया हुआ है कि जो स्थानीय स्वशासन 9A है उसके तहत किसको सम्मिलित किया गया था? 9A है, उसमें क्या प्रावधान किया गया है? तो उसमें शहरी स्थानीय स्वशासन है उसका उल्लेख किया गया है। नगरीय स्वशासन बोल दो या शहरी बोल दो, है ना। इसके तहत फिर अनुसूची जोड़ी गई है, कौन सी? 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। इसमें इनके काम, इनको कौन कौन सी सूची कार्य सौंपे गए हैं, कितने विषय सौंपे गए हैं, उन सब की लिस्ट है, इनकी योग्यता, है ना, नियुक्ति की प्रक्रिया, सबका उल्लेख किया गया है। तो अब याद रखना संविधान में नया भाग 9A वो नगरीय स्वशासन से संबंधित है। किसके थ्रू जोड़ा गया? 94 में हुआ था। उसके तहत इस यहाँ भी एक त्रिस्तरीय नगरीय स्वशासन की बात की, जिसमें नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम की बात की गई है। नगर निगम जो 10 लाख से अधिक आबादी वाला शहर है वो नगर निगम होगा। ठीक है। अब हाल ही में भारतीय चर्चा में क्यों रहा जो नगर निगम हम इतना बढ़ रहे हैं? चर्चा में यूँ रहा कि हाल ही में जो अपना RBI है, भारतीय रिजर्व बैंक के सभी राज्यों में 201 नगर निगम है टोटल आंकड़ों का संकलन निगम इन सब के लिए एक वित्त रिपोर्ट जारी की है। पूरे भारत में जितने भी नगर निगम है हर प्रदेश में, तो उसके लिए RBI ने एक वित्त रिपोर्ट जारी की है। इस वजह से ये अपना चर्चा में रहा। क्लियर हो गया नगर निगम? क्लियर। आगे चलते हैं। अगला है बोलगार्ड वन प्रौद्योगिकी। उसका उल्लेख निम्न में से किसके संदर्भ में किया गया है? ये पुरानी आज की नहीं है, पर बोलगार्ड वन प्रौद्योगिकी फिर से चर्चा में, तो इसका उल्लेख किसके संदर्भ में किया जाता है? पादप वर्धीकर पदार्थों का उत्पादन, यानी ये जो प्लांट्स है उसमें वृद्धि करने वाले जो भी अपने पदार्थ है उनका उत्पादन से संबंधित प्रौद्योगिकी है, या जैव उर्वरकों का उत्पादन करना है इसके थ्रू, या आनुवंशिक रूप से संशोधित फसली पौधों का विकास करना है, या फसल पौधों का क्लोन तैयार करना है हमको। तो इसका राइट आंसर है बोलगार्ड वन प्रौद्योगिकी है। इसके तहत हम आनुवंशिक रूप से जो संशोधित फसली पौधे हैं उनका विकास करना है। उस प्रौद्योगिकी के जरिए हमने क्या किया था? बीटी जो कपास, बीटी कॉटन बोलते हैं, उसका विकास किया था। तो हो गया नहीं क्या? आनुवंशिक रूप से संशोधित फसली कोई पौधा है उसका विकास करना है इस बोलगार्ड वन प्रौद्योगिकी के थ्रू। अभी ये बोलगार्ड सेकंड भी आ गई है। बोलगार्ड वन बीटी कपास एकल जीन प्रौद्योगिकी कब आई थी? 2002 में भारत में व्यावसायीकरण के लिए अनुमोदित पहली बायोटोक प्रौद्योगिकी थी। इस प्रौद्योगिकी के थ्रू हम बीटी कपास था जो अपनी क्या थी?
पहली फसल थी आनुवांशिक रूप से अगर प्रवर्धित या संवर्धित फसल देखें तो वो अपनी व्यावसायीकरण के लिए अनुमोदित पहली अगर बायोटेक प्रौद्योगिकी बोल दो या बायोटेक अपनी पहली फसल बोल दो तो वो क्या थी, अपनी बीटी कपास थी। फिलहाल हाल ही में पहली खाद्यान्न फसल है जिसको आनुवांशिक रूप से जो बनाई गई है तो उसको वो कौन सी है, तो वो बोलते हैं अपनी सरसों है, जो मस्टर्ड दाना है उसको हाल ही में अनुमोदन मिला है। अगला सवाल क्या है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अंतरराष्ट्रीय कथन ये है आपका, सौर गठबंधन है 2015 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में शुरू किया गया था। ये 2015 में आया था, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन हो रहा था, उसके थ्रू इसको की शुरुआत की गई थी। दूसरा, गठबंधन में संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देश शामिल है। तो अब कथनों पर विचार करना है, तो केवल एक कथन सही है यानी ये गलत है, केवल दो, एक और दो, ना एक ना दो। आपको ये तो क्लियर है कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन है, इसका गठन कब किया गया था, 2015 में। भारत और फ्रांस थे, उन्होंने संयुक्त रूप से इस परियोजना पर अपना प्रपोजल रखा था, जिसके माध्यम से ये कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का उद्देश्य है कि जो भी सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए जो इस गठबंधन में शामिल वो प्रौद्योगिकी या सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त रूप से प्रयास करेंगे, ये था इसका। 2015 में इसका गठन किया गया था, बिल्कुल राइट है, ये आपका सही है। अब बात यह है कि गठबंधन में संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देश शामिल है। प्रावधान किया गया था कि सारे सदस्य इसमें शामिल होंगे, पर आज की डेट में देखें तो गठबंधन में संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य इसमें शामिल नहीं है। तो ये आपका स्टेटमेंट क्या हो गया, ये आपका स्टेटमेंट हो गया गलत। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, केवल एक। ओके, देखो कुल अभी फिलहाल कितने देश हैं, 109 देश हैं जिन्होंने जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किए। 90 देशों ने हालांकि इसकी पुष्टि की है। संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देश शामिल होने की पात्रता रखते हैं, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र के सारे देश हैं वो ISA में शामिल हो सकते हैं, पर फिलहाल इसमें सिर्फ 109 देश जिन्होंने इस पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका मुख्यालय कहाँ है, ये भी आपके सवाल आ सकता है। तो भारत में है, और भारत में भी बात करें तो कहाँ, भारत में गुरुग्राम में इसका मुख्यालय है ना। तो आप याद रखना, ये भी सवाल आ सकता है कि कहाँ है मुख्यालय, कहाँ है, तो गुरुग्राम का मुख्यालय है। क्लियर। और ये हो गया आपका जो अंतर्राष्ट्रीय सोलर गठबंधन उसका। अगला सवाल, राजस्थान फिनटेक यूनिवर्सिटी निम्न या कोटा, तो इसका राइट आंसर है जोधपुर। ये पुराना बजट है जब मैं आपको बता रही हूँ, तो फिनटेक यूनिवर्सिटी है, तो याद रखना। अभी है तो ये चर्चा में है, तो आ सकता है आपका सवाल राजस्थान फिनटेक यूनिवर्सिटी जोधपुर। क्लियर। अगला सवाल, 20 शेरपा है ना, सम्मेलन में से कहाँ आयोजित किया जाएगा, तो G20 सम्मेलन होगा। वैसे तो G20 की अध्यक्षता भारत करने वाला है, पर एक शेरपा सम्मेलन होगा। शेरपा कौन होता है, G20 का एक ऐसा, प्रत्येक देश अपना एक जो प्रतिनिधि है वो भेजता है, वो सब पहले इकट्ठे होते हैं और पूरा फ्रेमवर्क तैयार करते हैं, उसके बाद G20 का सम्मेलन होता है ना। क्लियर। तो ये अब G20 शेरपा सम्मेलन इकट्ठे हो रहे हैं, तो इनका सम्मेलन कहाँ होगा, अहमदाबाद सिटी में, बेंगलोर में, उदयपुर में या पुणे में। तो इसका राइट आंसर है उदयपुर में। ये इस वजह से इंपॉर्टेंट है, ऐसे शेरपा सम्मेलन बहुत हो सकते हैं, पर ये राजस्थान की उदयपुर सिटी है उसमें G20 है, सम्मेलन होने जा रहा है, तो इस वजह से ये अपने लिए क्या हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। आपके सवाल आ सकता है। तो G20 शेरपा सम्मेलन उदयपुर सिटी में होगा। अगला है कि विश्वविद्यालय का कुलाध्यक्ष निम्न में से कौन होता है। शब्द पे ध्यान देना, यहाँ कुला अध्यक्ष की बात की गई। जो भी राजस्थान में सेंट्रल यूनिवर्सिटी एक ही है का गठन होता है, और वो कौन सी है अपनी जो ये तो वो अपनी यूनिवर्सिटी है जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है राजस्थान। केंद्रीय विश्वविद्यालय का कुलाध्यक्ष संबंधित राज्य का मुख्य राष्ट्रपति, इसका आंसर होगा आपका राष्ट्रपति। भारत का राष्ट्रपति सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों के कुलाध्यक्ष होते हैं। राज्यों के राज्यपाल संबंधित राज्यों के सभी जो विश्वविद्यालय उनके कुलाधिपति होते हैं। जो राज्य अधिनियम के तहत राज्य विश्वविद्यालय स्थापित होते हैं उनके कुलाधिपति होते हैं। वो कौन होते हैं, तो वो अपने राज्य के राज्यपाल होते हैं। पर कुलाध्यक्ष अगर सेंट्रल यूनिवर्सिटी का देख ले तो वो अपना एक होता है राष्ट्रपति महोदय होते हैं, जिसको विजिटर बोलते हैं, है ना, विजिटर के रूप में होता है। इसके अलावा इनका भी अपना सेंट्रल यूनिवर्सिटी होती है, इनका अपना कुलाधिपति होता है, फिर कुलपति भी होता है ना। तो हमको ध्यान देना है, कुलाध्यक्ष तो अगर पूछ ले तो वो केंद्रीय विश्वविद्यालय का होता है राष्ट्रपति। अगला सवाल, भारत का वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है ये, भारत का पहला निजी रूप से विकसित रॉकेट निम्न में से कौन सा है। अभी हाल ही में निजी रूप से एक पहला रॉकेट विकसित किया गया है, वो कौन सा है ये पूछा है। तो विक्रम एस,
या विक्रांत या अरिहंत या पृथ्वी। तो इसको रट लो, आप याद कर लो कि विक्रम एस है वो भारत का पहला निजी रूप से विकसित रॉकेट है। स्काईरूट एरोस्पेस है, एक स्काईरूट एरोस्पेस ने जो अपना स्टार्टअप है जो इस अंतरिक्ष क्षेत्र में काम कर रहा है, स्काईरूट एरोस्पेस, उसके द्वारा अपना निजी रूप से पहला निजी रूप से विकसित रॉकेट तैयार किया गया है। उस रॉकेट का नाम है विक्रम एस। क्लियर? अब इतना हो गया। अब इस स्काईरूट एरोस्पेस के द्वारा जो रॉकेट विकसित किया है विक्रम एस, उसको जो मिशन है वो कौन सा है? तो मिशन प्रारंभ के माध्यम से भारत का निजी रूप से विकसित रॉकेट है विक्रम एस है, वो लॉन्च किया है। तो आप याद रखना, उस मिशन का भी नाम याद रखना, मिशन कौन सा है। आपसे पूछ ले मिशन प्रारंभ क्या है, तो हमें पता होना चाहिए कि जो स्काईरूट एरोस्पेस है उसके द्वारा मिशन प्रारंभ के माध्यम से भारत का पहला निजी रूप से विकसित जो रॉकेट है विक्रम एस, उसको लॉन्च किया गया है। तो क्लियर? आपको 3 सवाल तैयार हो गए, आप याद रखना इस चीज को। अगला सवाल है राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। नाम देखना यहाँ, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस है ना। शिक्षा की बात करिए, निम्न में से कब मनाया जाता है? अपना शिक्षक दिवस सबको पता है 5 सितंबर को मनाया जाता है। यहाँ पूछा गया राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 1 नवंबर, 5 नवंबर, 10 नवंबर या 11 नवंबर। तो इसका राइट आंसर होगा आपका 11 नवंबर। 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। जो स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब थे। तो उनके याद में अबुल कलाम आजाद के जन्म दिवस पर पूरे भारत में क्या मनाया जाता है? 11 नवंबर को भारत में प्रतिवर्ष शिक्षा दिवस मनाया जाता है। तो आपको याद होना चाहिए किसकी जयंती है, किसकी याद में। जैसे कल गया था अपना 14 नवंबर बाल दिवस, चाचा नेहरू जो भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, भारत रत्न जवाहरलाल नेहरू, उनकी याद में क्या किया जाता है? 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है। उसी तरह 11 नवंबर को, क्योंकि भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। तो इस मौलाना अबुल कलाम आजाद के जन्म दिवस के अवसर पर पूरे भारत में प्रतिवर्ष 11 नवंबर को शिक्षा दिवस मनाया जाता है। अगला सवाल क्या है? वुहान घोषणा का संबंध निम्न में से किससे है? ये एक छोटा सा कोई भी पैटर्न हो, आप कभी भी देख लेना एग्जाम का, उसमें आपको कोई भी अगर ऐसी डिक्लेरेशन होगी तो किससे संबंधित है ये पता होना चाहिए। आपके मेंस में ये पूछेगा कि इस घोषणा, वुहान घोषणा है, इसकी प्रमुख बातें क्या थी, मुख्य इनके बिंदु क्या थे, वो वहाँ का सवाल है। पर प्रीलिम्स में आपके वुहान घोषणा सीधा शब्द आ सकता है। तो ग्लोबल वार्मिंग को कम करने से संबंधित, या आर्द्र भूमि के संरक्षण से संबंधित, मरुस्थलीकरण को रोकने, या मैंग्रोव के संरक्षण से संबंधित है। तो इस वुहान घोषणा का संबंध किससे है? तो वुहान घोषणा का संबंध वैश्विक स्तर पर जो आर्द्र भूमि है उसके नुकसान को रोकना है। रामसर कन्वेंशन बहुत बार पढ़ा दिया आपको, जो वेटलैंड से रिलेटेड है। 1971 में रामसर ईरान में सबसे पहले आया था ये कॉन्सेप्ट। तो उसी में एक अभी हुआ है, सम्मेलन हुआ है वुहान में। तो वुहान घोषणा पत्र जारी हुआ है जिसमें ये बोला गया है कि वेटलैंड है उनके नुकसान को वैश्विक स्तर पर कम करना, आर्द्र भूमि के संरक्षण से संबंधित जो अपना घोषणा पत्र है उसका नाम क्या है? वुहान घोषणा पत्र है। क्लियर? अगला सवाल क्या है? बेइदो उपग्रह नेविगेशन प्रणाली निम्न में किस देश की स्वदेशी उपग्रह प्रणाली है? ये चर्चा में है बेइदो उपग्रह नेविगेशन प्रणाली। तो चर्चा में तो हमें देखना पड़ेगा कि बेइदो उपग्रह नेविगेशन है जो प्रणाली है वो किस देश की है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन की, ब्राजील की या कनाडा की। तो याद रखना बेइदो जो उपग्रह प्रणाली है नेविगेशन सिस्टम है, जैसे अपना गगन नहीं है नेविगेशन सिस्टम इंडिया का, वैसे ही बेइदो उपग्रह प्रणाली है जो नेविगेशन प्रणाली वो किसकी है? वो है अपना चीन की। तो हाल ही में चीन ने ये बोला है कि मैं वैश्विक स्तर पर इसको, जैसे जीपीएस है ना, तो वैसे मैं वैश्विक स्तर पर बेइदो है जो नेविगेशन प्रणाली है इसको विस्तार करूंगा। तो इसके लिए एक रूपरेखा तैयार कर रहा है कौन? चीन कर रहा है। तो आपको याद रखना है बेइदो जो नेविगेशन उपग्रह प्रणाली है उसका संबंध किस देश से है, किस देश की उपग्रह प्रणाली है? तो होगा अपना चीन। क्लियर? अगला सवाल क्या है? अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस है ना कब मनाया जाता है? 3 दिसंबर को होता है। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस पर आयोजित राष्ट्रीय कार्यक्रम में उत्कृष्ट कार्य करने पर सर्वश्रेष्ठ जिले का पुरस्कार किस जिला प्रशासन को दिया जाएगा? ये है भैया अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस होता है, उस पर राष्ट्रीय स्तर पर क्या है, किसी भी जिला प्रशासन ने कुछ ऐसा कार्य किया है तो उसको सर्वश्रेष्ठ जिला का पुरस्कार दिया जाएगा। तो बहुत बड़ी बात होती है। तो सवाल यही बोला है, देखो अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस पर
पर आयोजित एक राष्ट्रीय कार्यक्रम में उत्कृष्ट कार्य करने पर सर्वश्रेष्ठ जिले का पुरस्कार किस जिला प्रशासन को दिया जाएगा? तो अलवर जिला प्रशासन, अजमेर, जोधपुर या जयपुर। तो इसका राइट आंसर होगा अलवर जिला प्रशासन। जो अपना राजस्थान का अलवर जिला है, उस जिला प्रशासन ने क्या किया था, डोर टू डोर एक शुरू किया गया था सक्षम अलवर अभियान। सक्षम अलवर अभियान जिसमें दिव्यांगजनों का डोर टू डोर सर्वे किया था, उनकी जो भी प्रॉब्लम है वो सुनी गई थी, उनका वहीं पे समाधान किया गया था। तो ये जो एक नया नवाचार किया था सक्षम अलवर अभियान, उसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक पहचान मिली है। तो इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय जो दिव्यांगजन अपना दिवस होता है, उस पर राष्ट्रीय स्तर पर हर अंतर्राष्ट्रीय जो ये दिव्यांगजन दिवस है, इस पर सम्मानित किया जाता है। और इस बार किसको सम्मानित किया जाएगा? अलवर जिला प्रशासन को। तो आप याद रखना, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। हाल ही में किसे स्लोवेनिया की पहली महिला राष्ट्रपति चुना गया है? ये वन लाइनर सवाल आ रहे, इसमें बहुत आते हैं इस तरीके के। स्लोवेनिया की पहली, स्लोवेनिया कंट्री है, उसकी पहली महिला राष्ट्रपति किसे चुना गया है? नताशा पिर्क मूसर, एंज लोगर, जूलिया गिलार्ड या सीना वाजिद। तो याद रखना नताशा पिर्क मूसर, नताशा पिर्क मूसर है, उनको स्लोवानिया है कंट्री, उसकी पहली महिला राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। अगला सवाल, 19वें भारत आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन निम्न में से कहाँ किया गया? भारत आसियान शिखर सम्मेलन हुआ था। भारत आसियान का इवन वो मेंबर कंट्री नहीं है ना, फिर भी एक पार्टनर, डायलॉग पार्टनर है एक तरीके का। तो उनका सम्मेलन हर साल होता है, जैसे आसियान शिखर सम्मेलन हो गया, उसके बाद भारत और आसियान का शिखर सम्मेलन होता है। तो नोमपेना में, मनीला में, बैंकॉक में या जकार्ता में? तो इसका राइट आंसर है नोमपेना। नोमपेना कहाँ है? नोमपेना है जो एक आसियान कंट्री है, कंबोडिया, वहाँ है नोमपेना। तो नोमपेना में इसका आयोजन किया गया था। अब आसियान क्या है और भारत इसके कौन कौन से देश सदस्य देश है वो देखते हैं। आसियान दक्षिण पूर्व एशिया है, 10 याद रखना, 10 दक्षिण पूर्वी एशियाई देश है, उनका एक संगठन है आसियान। इसका गठन हुआ था 1967 को, 1967 में। अब इसके कौन कौन से कंट्री देश हैं ये ध्यान में रखना है आपको। कई बार सवाल ये भी आ सकता है कि निम्न में से कौन से आसियान जो समूह है उसके सदस्य नहीं है, या निम्न में से कौन से आसियान देश है उनके सदस्य है। तो हमें यह देखना है, देखो ब्रुनेई, कंबोडिया, ये मैप में देखना आप सब, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस और सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम। दक्षिण पूर्व एशिया ये 10 देश हैं, वो समूह मिलके क्या करते हैं? आसियान का गठन करते हैं। 1967 में इसका गठन हुआ था। भारत, अमेरिका, चीन, जापान, ऑस्ट्रेलिया है वो इसके डायलॉग पार्टनर है, वो देश हैं। तो आपको ध्यान में रखना है कि इसके 10 के 10 देश है, ये आप मैप में देखना। 1967 में इसकी स्थापना हुई थी। तो आसियान कंट्रीज है वो कौन कौन सी कंट्री है? वो आसियान कंट्री है। G20 में कौन कौन सी कंट्रीज है? G8 में कौन कौन सी कंट्रीज है? अगर संघाई सहयोग संगठन SCO देख ले तो, ब्रिक्स में देख ले तो, ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट अंतर्राष्ट्रीय कुछ ऐसे संगठन है जिनमें आपको पता होना चाहिए कि इनकी स्थापना की गई थी, किस उद्देश्य से की गई थी। प्लस आपके ये भी ध्यान में होना चाहिए कि कौन कौन सी कंट्रीज है वो उनकी मेंबर कंट्रीज है ना। वर्तमान में अगर सम्मेलन हो रहा है तो कहाँ पर इनका सम्मेलन हो रहा है, उनके अगर क्या है कुछ समझौते हो रहे हैं तो उन समझौते हुआ उनके प्रमुख बिंदु कौन कौन से हैं, तो वो सब आपको ध्यान में रखने हैं। अब अगला सवाल क्या है? भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव, ये भी चर्चा में है आजकल। तो राष्ट्रीय जलीय जीव निम्न में कौन है? तो डॉल्फिन, ब्लू व्हेल, सी हॉर्स या फाइटिंग फिश। अब आपको ध्यान में रखना है कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है तो वो है डॉल्फिन, है ना। डॉल्फिन कहाँ पाई जाती है? ये भी एक फिश ही है। ये कहाँ पाई जाती है? ये जनरली गंगा नदी में पाई जाती है। अब भारत सरकार का चला था नमामि गंगे अभियान, उसमें जो गंगा जल है उसका स्तर थोड़ा गुणवत्ता है वो थोड़ी सुधरी है, तो इस वजह से वापस जो डॉल्फिन है उसकी संख्या पहले होने लगी थी कम। अब वर्तमान में जैसे ही जल अच्छा हुआ है, थोड़ा उसकी क्वालिटी थोड़ी सही हुई है, तो जो डॉल्फिन है उनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। तो इस वजह से ये चर्चा में है। पर भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? ये डॉल्फिन है। अब कहाँ कहाँ पाई जाती है? जनरली ये बांग्लादेश में, अगर डॉल्फिन की बात करें तो भारत, बांग्लादेश और नेपाल है, 3 देश हैं, इसमें ये पाई जाती है डॉल्फिन। और गंगा नदी में पाई जाती है, ये बात हमने कर ली। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। वर्तमान में नमामि गंगे कार्यक्रम की वजह से नदी जल में थोड़ी गुणवत्ता आई है तो डॉल्फिन वापस आने लगी है ना। तो गंगा नदी में डॉल्फिन वापस आने लगी, उनकी संख्या है वो बढ़ने लगी है। तो आप ध्यान में रखना, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन। अगला है, भारत में वर्तमान में टाइगर रिजर्व की संख्या कितनी है?
अब ये तो हमको ध्यान में रखना होगा। फिलहाल लेटेस्ट जो है संख्या मैं आपको करवा रही हूँ, जब तक आपके एग्जाम हो में भी एक आधी और बन जाए। तो आज की डेट में वर्तमान में अगर देखें तो टाइगर रिजर्व कितनी है, 50, 51, 52 या 53। तो इसका राइट आंसर होगा अपना 53 यानी 53 है हाल ही में टाइगर रिजर्व। और उत्तर प्रदेश का जो रानीपुर टाइगर रिजर्व है वो देश का 53वां टाइगर रिजर्व बना है। अब आपके सवाल ये भी आ सकता है कि जब तक हो सकता है एग्जाम हो जब तक 53 ही रहे, तो भारत का 53वां, आप संख्या याद रखना, तो 53वां राष्ट्रीय उद्यान है जो टाइगर रिजर्व है 53वां, वो कौन सा है। तो आपको पता होना चाहिए कि यूपी का जो रानीपुर टाइगर रिजर्व है वो भारत का 53वां टाइगर रिजर्व है। क्लियर। अगला है, हाल ही में कौन सा देश ब्लैक सी ग्रीन इनिशिएटिव से अलग हो गया है। अब ये ब्लैक सी ग्रीन इनिशिएटिव क्या था, ब्लैक सी के आसपास की जो कंट्रीज थी उन्होंने किया था, ब्लैक सी काला सागर। तो अब ये ग्रीन इनिशिएटिव इस वजह से शुरू किया गया था ताकि पूरे खाद्यान्न है उसकी बिल्कुल मतलब ये बेरोक टोक उनकी आपूर्ति जो अदर कंट्रीज है उनको उसके। तो ये संयुक्त राष्ट्र संघ हो गया, रूस, चीन और यूक्रेन, रूस, यूक्रेन और टर्की थे। कौन कौन सी कंट्री, एक तो संयुक्त राष्ट्र संघ पूरा, संयुक्त राष्ट्र संघ प्लस अपना रूस और एक यूक्रेन और टर्की, इन सब ने मिलकर शुरू किया था ये, है ना, ग्रीन इनिशिएटिव, ब्लैक सी ग्रीन इनिशिएटिव। पर हाल ही में क्या है, रूस और यूक्रेन के बीच में हो रहा है युद्ध की स्थिति हो गई, तो रूस क्या है इससे बाहर हो गया, अलग हो गया। तो फिर ये खाद्यान्न संकट एक तरीके से पूरे विश्व के सामने एक उत्पन्न हुआ था, इस वजह से ये चर्चा मेरा ब्लैक सी ग्रीन इनिशिएटिव। तो आपसे पूछ सकते हैं कि कौन सा देश है इससे अलग हुआ है, तो वो है रूस। हाल ही में कौन सा देश ब्लैक सी ग्रीन इनिशिएटिव से अलग हो गया, तो तुर्की, यूक्रेन, रूस या इसमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा अपना रूस। रूस था वो ब्लैक सी इनिशिएटिव से हाल ही में अलग हो गया है। इसकी शुरुआत मैंने बता दी, रूस, तुर्की, यूक्रेन, संयुक्त राष्ट्र संघ ने की थी। इस यूक्रेन से विश्व को खाद्यान्न और उर्वरक निर्यात को शुरू करने के लिए लॉन्च किया गया था ताकि यूक्रेन से खाद्यान्न दूसरे देशों में जा सके। हाल ही में रूस के हटने के बाद वैश्विक स्तर पर गेहूं की कीमतों में वृद्धि दर्ज की, इस वजह से यह संगठन चर्चा में रहा था। अगला सवाल फिर से आ गया, संघाई सहयोग संगठन की वर्चुअल बैठक हुई है, उसकी अध्यक्षता हाल ही में किसने की है। तो वर्चुअल बैठक हुई SCO की, तो भारत, चीन, उज्बेकिस्तान या फिर कजाकिस्तान। तो इसका राइट आंसर है चीन। याद रखना, चीन ने वर्चुअल मीटिंग हुई थी SCO की, उसकी अध्यक्षता की थी। अब SCO क्या है, तो SCO 2001 में संघाई सहयोग संगठन है ना, इसकी स्थापना कब हुई थी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि भारत जिसका मेंबर है वो तो हर एक संगठन है उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। तो SCO का गठन हुआ था 2001 में, है ना, संघाई में इसकी स्थापना की गई थी। संघाई कहाँ है, चीन में, है ना। इसका मुख्यालय कहाँ है, बीजिंग में। बीजिंग, याद रखना मुख्यालय बीजिंग में है, 2001 में स्थापित हुआ था। इसकी कंट्रीज की बात करें अगर कौन कौन से इसके मेंबर देश हैं, तो भारत एक रूस, चीन, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान और उज्बेकिस्तान, ये कंट्री इसकी सदस्य देश है। तो आपको ये भी पूछ सकते हैं कि निम्न में से कौन सा देश है जो संघाई सहयोग संगठन का सदस्य नहीं है। और आपसे सवाल दे दे कि कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान और प्लस तुर्कमेनिस्तान, है ना, फोर्थ ऑप्शन। तो तुर्कमेनिस्तान हमने देख लिया कि ये तो 8 ही कंट्री है, इनके नाम याद रहने चाहिए। इनमें से तुर्कमेनिस्तान इनका सदस्य नहीं है। तो भारत, रूस, चीन, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान और उज्बेकिस्तान, ये कंट्री है जो इसके मेंबर है। अगला सवाल, जलवायु के लिए मैंग्रोव गठबंधन, मैक जिसको बोलते हैं, किसकी पहल है। अभी हुआ है मैंग्रोव गठबंधन हुआ है, अपना COP 27 हो रहा है, शर्मल शेख मिस्र में हो रहा है, उसमें ये अवधारणा आई है, मैंग्रोव गठबंधन की अवधारणा आई है। तो किसकी पहल है ये, भारत और श्रीलंका की, जापान, स्पेन की, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान की या संयुक्त अरब अमीरात, UAE और इंडोनेशिया की। तो ये जो मैंग्रोव गठबंधन आया है ये UAE अपना और इंडोनेशिया है, इसकी संयुक्त पहल है। इन्होंने ये कॉन्सेप्ट रखा है जिसमें मैंग्रोव गठबंधन की बात की गई है। UAE और इंडोनेशिया के नेतृत्व में एक पहल मैंग्रोव एलायंस, मैक का पूरा नाम है मैंग्रोव एलायंस फॉर क्लाइमेट, मैक हो गया, में भारत, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और स्पेन भी शामिल है। अब आपको ध्यान में रखना है कौन कौन से ये मैक गठबंधन आया क्यों है, क्लियर ये भी दे सकते हैं। मैक क्या है आपका, तो मैंग्रोव एलायंस फॉर क्लाइमेट चेंज, है ना।
तो ये जो कोप अपना 27 हो रहा है उसके अंतर्गत नई नवीनतम विकसित अवधारणा है संयुक्त अरब अमीरात जिसको यूएई कहते हैं और इंडोनेशिया के नेतृत्व में ये पहल शुरू की गई है। इसके अंतर्गत इसके अलावा भारत, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया और जापान, स्पेन भी इसमें शामिल है। यह ग्लोबल वार्मिंग को रोकने में मैंग्रोव की कितनी ज़्यादा भूमिका है और जलवायु परिवर्तन के समाधान के रूप में इसकी क्षमता पर दुनिया भर में जागरूकता फैलाना चाह रहा है। कोप 27 से इसकी शुरुआत हुई है। अब आपसे उल्टा सवाल भी पूछ सकते हैं कि जो मैक की अवधारणा है वो कौन से शिखर सम्मेलन, जलवायु परिवर्तन जो सम्मेलन हुआ उसके अंतर्गत विकसित हुई। तो हमें याद रखना है मिस्र में शर्म शेख में अभी जो हो रहा है कोप 27 उसके अंतर्गत इसकी शुरुआत की गई है। यूएई प्लस इंडोनेशिया है, उन्होंने बताया है कि मैंग्रोव है वो जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है उसमें रोकने में कितनी भूमिका हो सकती है उसको एक समाधान के रूप में उन्होंने प्रस्तुत किया है। तो इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता फैलाई जाए तो इसके लिए ये कॉन्सेप्ट आया है अभी, है ना। अगला सवाल, ग्रीन वॉशिंग क्या है? ग्रीन वॉशिंग क्या है? तो कोप 27 में हुआ जलवायु समझौता, ग्रीन वॉशिंग, या भारत श्रीलंका का एक तरीके का क्षेत्रीय संगठन है वो गठित हुआ है, या भारत का वनीकरण को बढ़ावा देने तो जो प्रयास किए गए थे उसको एक ग्रीन वॉशिंग नाम दिया है, या जलवायु परिवर्तन को कम करने तो किए गए प्रयासों की गलत जानकारी पेश करना। तो इसका राइट आंसर होगा यही। ग्रीन वॉशिंग शब्द किस लिए यूज में आया है? फिलहाल हाल ही में चर्चा में रहा है। तो ये इसका मतलब यही है कि जलवायु परिवर्तन को अगर किसी भी कंट्री ने जलवायु परिवर्तन को कम करने के लिए जितने प्रयास किए हैं उसको बढ़ा चढ़ाकर अगर कोई दिखा रहा है, बता रहा है, तो उसके लिए ग्रीन वॉशिंग शब्द का इस्तेमाल किया गया है। देखो कोई भी निगम है या कभी कभी देश भी हो सकता है, तो जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई में मदद करने के लिए किए जा रहे कार्यों या इन कार्यों के प्रभावों को बढ़ा चढ़ाकर पेश करने का प्रयास करते हैं। इस प्रक्रिया में वे भ्रामक जानकारी देते हैं, असत्यापित भी करते हैं, कभी कभी अपने उत्पाद या प्रक्रियाओं के बारे में स्पष्ट रूप से झूठ बोलते हैं। तो गलत आंकड़े या गलत तथ्य पेश करना, तो वो क्या हो गया? ग्रीन वॉशिंग। मान लो कार्बन क्रेडिट है, कार्बन ऑफसेट है, ये कुछ इससे रिलेटेड कोई भी डेटा है, जितना प्रयास किया नहीं उससे ज़्यादा अगर कोई भी डेटा या कोई भी आंकड़ा है गलत जानकारी, भ्रामक जानकारी दे रहा है, तो उसके लिए एक वर्ड यूज होता है, वो वर्ड यूज हो रहा है अपना ग्रीन वॉशिंग। क्लियर? अगला सवाल, हाल ही में समाचारों में देखा गया मास्टोडन है, किसको संदर्भित करता है? एक तरीके का मेलवेयर है, यहाँ कुनो नेशनल पार्क में लाया गया चीता उसका नाम है, एक क्रिप्टो करेंसी है, क्रिप्टो करेंसी है, या फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। तो मास्टोडन एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, जैसे ट्विटर आया, एलन मस्क ने ट्विटर लिया, वैसे ही जनता क्या है उसको छोड़ के या उसका एक विकल्प के रूप में आया था, तो वो था अपना मास्टोडन। तो मास्टोडन याद कोई पूछ ले आपसे क्या है, तो एक तरीके का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जो भी हाल ही में आया है। क्लियर? ओके दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही। आई होप आपको करंट की क्लासेस बहुत पसंद आ रही है। अगर पसंद आ रही है तो आप इनको लाइक भी कीजिए और अपना जो पहल अकेडमी का चैनल है, यूट्यूब चैनल, उसको सब्सक्राइब भी कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीक एक नई करंट अफेयर की क्लास के साथ। ये देखो अपना नया बैच चल रहा है, आरएस प्रीलिम्स और मेंस का नया बैच जो कल ही 11 नवंबर को स्टार्ट हुआ है। तो आपको अगर ज्वाइन करना है तो ये भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।